हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या सेफ़ होते हैं, उनको स्टोरेज कैसे होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की। अगर आप भी रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देखिए जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में जैसे दिए जाते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी में वो क्या करते हैं, रेडिएशन जनरेट करते हैं। ठीक है, रेडिएशन मतलब आपका जो भी डायग्नोसिस होना है, ठीक है, या ट्रीटमेंट होना है तो वो रेडिएशन की हेल्प से हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि आप जब रेडियो फार्मास्यूटिकल मतलब ऐसे ड्रग्स जो जिनमें रेडियो न्यूक्लाइड्स या रेडियो आइसोटोप मिलके और ड्रग्स के साथ जब कंबाइन हो जाता है तो उसको बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है कि आप पहली बात तो फार्मास्यूटिकल का ये बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, जैसे अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ये फार्मास्यूटिकल की एक छोटी सी ब्रांच है। फिर उसके बाद ये आप मान लीजिए 1/10 पार्ट इसका फॉर्म करता है। ठीक है, और इनका जो रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन क्या होता है कि आपका थाउजेंड्स और लैख में आपका होता है इसमें 2 या 3 इंसिडेंसेस, और जो कि माइनर रैशेस के होते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए। तो उससे क्या, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस कुछ भी आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल से एलर्जी है तो आपके रिस्क ये बढ़ जाता है। ये नॉर्मल जो 2 to 3% है ये ज़्यादा हो जाएगा। और आपने कंट्रास्ट के प्रोसीजर किए हैं तो आपको पता होगा कि ये सब रिस्की होते हैं अगर आप पहले से ही एलर्जिक हैं तो। फिर उसके बाद जैसे कंट्रास्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दिया जाता है, ऐसे ही रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर वो रेडिएशन से एक्सपोजर कैसे भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो जो एमिट करेंगे रेडिएशन को भी। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, आपका फीटस एक्सपोज हो जाएगा रेडिएशन से। ठीक है, तो वो चीज़ हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी बंद करा देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये मिल्क में एक्सक्रीट हो जाती हैं, जो ड्रग्स होते हैं वो मिल्क में एक्सक्रीट हो जाते हैं, इसीलिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बंद करा देनी चाहिए। ठीक है, और इनका बहुत लो अमाउंट आपको, अगर आप चाइल्ड का कर रहे हैं तो बहुत लो अमाउंट में इनको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका, क्योंकि रेडियो इसका स्टोरेज के बारे में आप मेन पॉइंट्स देख लीजिए। क्योंकि इनकी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की क्या होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, तो आपका डिलीवरी उसमें बहुत मैटर करता है। कि अगर आप जैसे डायरेक्ट कहीं कहीं डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है, जिन जहाँ सेटअप होते हैं इसके, जैसे साइक्लोट्रॉन वगैरह हर चीज़ लगी होती है, और कोल्ड किट्स वगैरह ऐसी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप होता है और वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। लेकिन जहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका डिलीवरी का टाइम और आपका प्रोसीजर का टाइम मैच करना चाहिए। मतलब आपका डिलीवरी ओवरनाइट हो जाना चाहिए ताकि आपके प्रोसीजर के टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल रहे। ठीक है, तो और इसके लिए क्या होता है, सेपरेट लैब्स होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसमें डोजेस का याद रखना है, ट्रीटमेंट रूम भी अलग होना चाहिए। और इसके अलावा कि आप जो इसमें जो कंटेनर होते हैं वो लेड ब्रिक्स के बने होने चाहिए। क्यों क्यों लेड के ब्रिक्स के बने होने चाहिए, क्योंकि वो रेडिएशन को फैलने से रोकता है। ठीक है, और एयर टाइट होने चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके के कंटामिनेशन, मॉइस्चर या और किसी भी तरीके से आपके एक्सटर्नल कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, और उसके अलावा आपकी जो नेशनल या इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, ठीक है, स्टोरेज को लेके उनकी हर एक की गाइडलाइंस अलग अलग हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को आप कैसे स्टोर करते हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए, हर चीज़ का एक लेआउट होता है, हर चीज़ का एक रूल होता है, प्रोटोकॉल होता है, तो आप उस चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको स्टोरेज में उसको याद रखना है कि जिसको कंटेनर है वो डार्क होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो देखिए, डार्कनिंग का मतलब ये नहीं है कि अलग से प्रिपरेशन। ठीक है, डार्कनिंग का मतलब जैसे आप स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो कंटेनर डार्क इसलिए हो जाता है क्योंकि रेडिएशन आप जिस चीज़ में स्टोर कर रहे हैं, अब वो रेडिएशन निकलेगा। आपको पता है बैक्वेरल, अगर आपको रेज याद हो तो जैसे पेपर ब्लैक हो गया था, ऐसी ये चीज़ें जिस चीज़ में आपने कंटेनर में स्टोर किया हो सकता है वो डार्क हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं, ठीक है, अब इसमें देखा है
रेडियो फार्मास्यूटिकल इंटेंडेड फॉर पेरेंटल यूज शुड बी स्टोर्ड इन सच अ मैनर सो दैट रेडियो फार्मास्यूटिकल प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी मेंटेन। आपका स्टोर इस तरीके से होना चाहिए कि किसी भी तरीके के कॉन्टेमिनेशन में ना आ पाए, आपकी उसकी प्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। अगर उसने कुछ भी कंटामिनेशन आ गया या कुछ भी कांटेक्ट में मॉइस्चर वगैरह के भी आ गया तो वो क्या होगा, इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, हो सकता है आपके काम का ना रहे और उसका कंपोजिशन थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है। तो आपको इस बात का याद रखना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन में देखिए आप किस किस ब्रांचेस में इसको यूज़ करेंगे। आप डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में, रेडियो थेरेपी में, स्टरलाइजेशन टेक्निक में, रिसर्च एप्लीकेशन में, इन सब में आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें दे रखा है रेडियो आयोडीन, जैसे एग्जाम्पल है रेडियो आयोडीन, जो आयोडीन 131 होता है रेडियो आयोडीन, इसलिए बोला है क्योंकि इसमें से रेडिएशन एमिट होता है, इसलिए 131 आयोडीन जो हुआ था वो इंट्रोड्यूस वो 1946 में थायराइड कैंसर और हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब आपका ये जो रेडियो आयोडीन है, आयोडीन 131, 1946 में पता चला था कि हम इससे थायराइड कैंसर और हाइपरथायराइडिज्म को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में देख लेते हैं किस किस का क्या डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे कि जो फॉस्फोरस 32 है, देखिए अब आपका रेडिएशन, अब इसमें दे रखा है कि इनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये आपकी टिश्यू के पास, टिश्यू से पास होने के बाद डिवाइस से डिटेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो वो बात ठीक है, वो तो रेडिएशन इतना तो होता ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप डायग्नोस्टिक की बात करें, क्योंकि यहाँ हम डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पेनिट्रेशन पावर उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फॉस्फोरस, अब इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, फॉस्फोरस 32 है। अब फॉस्फोरस 32 का देखिए आप, जो इसमें सोडियम फॉस्फेट यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये सोडियम फॉस्फेट यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, दिस इज़ यूज्ड एज सोडियम फॉस्फेट। आप जो फॉस्फोरस है वो सिंगल एलिमेंट है, लेकिन हम इसको किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, वो सोडियम फॉस्फेट में यूज़ कर, मतलब फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। और उससे हम किस चीज़ का डायग्नोसिस कर रहे हैं, आप नियोप्लाज्म का डायग्नोसिस कर रहे हैं, जो कि आपके आई, ब्रेन या स्किन को इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका क्रोमिनियम 51, ठीक है। तो ये अब हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको हम सोडियम क्रोमेट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। सोडियम क्रोमेट का क्या होता है, स्टेरलाइज सॉल्यूशन होता है। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर हम इसको जैसे हमें लेबल करनी है आरबीसीज, ठीक है, हमें उनका सर्वाइवल मेज़र करना है या हमें उनका वॉल्यूम मेज़र करना है, ठीक है, या फिर हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड लॉसेस मेज़र करने हैं, तो इन सब में क्या होता है कि इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, और ये इनकी ये आप याद रखिए, ये तो इनका ये फॉर्म है, किसके साथ कंबाइन करके ये कर रहे हैं, ये सिंगल एलिमेंट हैं आपके, लेकिन जो ट्रेड नेम होता है, जिस नाम से आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, वो ट्रेड नेम बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। और केमिकल फॉर्म अलग चीज़ है, केमिकल फॉर्मूले अलग चीज़ हैं, एलिमेंट्स आपके अलग हैं, ठीक है। जो रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो आइसोबार वगैरह जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं क्या चीज़ होती हैं, ये सब आपके अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद कोबाल्ट 57 की बात कर लेते हैं और कोबाल्ट 58 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम किसके साथ लेबल करते हैं, साइनोकोबैलामिन, जो आपको पता है कि क्या होता है, विटामिन B12, इसके साथ इसको मतलब लेबल करते हैं। तो ये क्या करता है, हमारा प्रिपेयर और मेज़र करता है आपका पर्निशियस अनीमिया, ठीक है। और उसके अलावा आपका क्या है, मेल एब्जॉर्प्शन के सिंड्रोम के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपको डायग्नोसिस करना है अनीमिया का और मेल एब्जॉर्प्शन सिम्टम्स का, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप बात कर लीजिए टेक्नीशियम 99 की। ये बहुत कॉमन है, आपका पेट स्कैन में भी अगर आप देखेंगे टेक्नीशियम 99 इज़ द वेरी वेरी कॉमन रेडियो आइसोटोप, ठीक है। अब आप बात कर लेते, देखो मोस्ट वाइडली यूज्ड, इसमें भी दे रखा है मोस्ट वाइडली यूज्ड रेडियो आइसोटोप इन डायग्नोसिस इन द न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन में अगर आप देखेंगे ओवर 80% ऑफ द नियरली 25 मिलियन स्टडीज कैरियड आउट एनुअली, ठीक है। अगर जो भी डायग्नोस्टिक स्टडीज़ होती हैं उसमें 80% स्टडीज़ टेक्नीशियम 99 की यूज़ से होती हैं, ठीक है। इसमें हाफ लाइफ आपका 6 आवर्स होता है, तो मैंने आपको बताया था जो मोलिब्डेनम होता है जिसकी हाफ लाइफ 66 आवर होती है, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कैसे इसका एक्सट्रैक्शन होता है जनरेटर के थ्रू, ठीक है, वो मैं बता चुकी हूँ अगली वीडियो में।
तो देखिए टेक्नीशियम 99 की जो होती है हाफ लाइफ वो 6 आवर्स होती है, और मोलिब्डेनम की क्या होती है 66 आवर्स। तो इसको हम तुरंत ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब तुरंत प्रिपेयर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये 6 आवर्स का आपका हाफ लाइफ है, तो इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन वगैरह का सेटअप के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नीशियम 99 का आपका शॉर्ट हाफ लाइफ है, ये हम देख चुके हैं। और इसका क्या है, आपका एडमिनिस्टर करता है आपके हायर अमाउंट्स को, फास्टर और क्लियर इमेज देता है, ठीक है। और क्या होता है, पेशेंट इसमें पेशेंट को जो डोज लगता है वो कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गामा फोटोन्स होते हैं और जिनमें बहुत हाई एनर्जी होती है जो बॉडी को पेनिट्रेट कर जाते हैं। आपकी ये याद रखिए, जो हाई एनर्जी की बीम होती है वो बॉडी के लिए लेस हार्मफुल होती है, लेकिन जो लो एनर्जी की बीम है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए वो हार्मफुल ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका सेकेंडरी रेडिएशन आपके प्राइमरी रेडिएशन से ज़्यादा हार्मफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टेक्नीशियम 99 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो आपकी इमेजिंग की में हेल्प करते हैं, थायराइड की, लीवर की, बोन की और किडनी की। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नीशियम 99 का सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट की लेबलिंग में अलग अलग बॉडी पार्ट की डायग्नोसिस में यूज़ होता है, ठीक है। अब ये देखो जैसे ही है ना, ये टेक्नीशियम 99 आपको इमेजिंग फ्लो एजेंट में यूज़ होता है, ठीक है। और ब्रेन वगैरह, अब देखिए इसमें अलग अलग जो इसमें कॉम्प्लेक्सेस बता रखे हैं टेक्नीशियम 99 के, जैसे एक्स्ट्रा मेटाजाइम है, ठीक है, टेक्नीशियम TC एक्स्ट्रा मेटाजाइम। तो ये आपका सेरेब्रल परफ्यूजन रेडियो लेबलिंग के लिए यूज़ हुआ है। 99 MTC मैक्रो एग्रीगेटेड एल्ब्यूमिन है, वो आपका पल्मोनरी परफ्यूजन के लिए यूज़ है। जो 99 MTC है, ठीक है, मिथाइल डाइफोफोनेट के फॉर्म में, वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आपके बोन मेटास्टेसिस से रिलेटेड जितना भी कैंसर होता है, मतलब आपका बोन में जो कैंसर डेवलप हो जाता है उसके डिटेक्शन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 99 MTC मेड्रोनेट, ये भी आपकी बोन इमेजिंग में हेल्प करता है। फिर उसके बाद है MTC परटेक्नेटेट, ठीक है, तो ये आपका थायराइड सैलिवरी ग्लैंड्स की इमेजिंग में हेल्प करता है। और 99 MTC सल्फर कॉलॉइड, ये आपकी रेडिकुलो एंडोथेलियल सेल्स की इमेजिंग में हेल्प करता है। अब आप देखिए कि कितनी, ये फिर भी कम बता रखे हैं इसमें टेक्नीशियम 99 के, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि अलग अलग स्टडीज़ के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा भी मैंने एक टेबल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब इसके अलावा रेडियोथेरेपी, अब आपका दूसरा पॉइंट था आपका रेडियोथेरेपी में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। रेडियोथेरेपी में आपका देखिए इसमें दे रखा है बीटा रेडिएशन जो होता है उसके पास सफिशिएंट पेनिट्रेशन होता है, ठीक है। और जैसे आपका लेजाइन हो गया है आई पे, तो ठीक है, उसके पास प्रॉपर आपका इतना पेनिट्रेशन है कि उसको ट्रीट कर सके। फिर गामा रेडिएशन होता है, उसमें भी हाई पेनिट्रेशन पावर होता है, जिससे कि वो जो डीप ट्यूमर्स होते हैं आपके टिश्यूज़ के डीप ट्यूमर्स होते हैं उनको क्योर कर सके, ठीक है। तो और इसके अलावा है आपका इसका जो रेडियोथेरेपी का प्रिंसिपल होता है वो आपका सिर्फ उन टिश्यूज़ पर फोकस करके उनको डिस्ट्रॉय करना होता है जो आपके अफेक्टेड एरिया है, आपका हेल्दी टिश्यू इससे डैमेज ना हो, ठीक है, ऐसी कोशिश की जाती है। और फिर उसके बाद है आपका दे रखा है इसमें बता रखे हैं कि रेडियोथेरेपी में आपके कौन कौन से रेडियो आइसोटोप्स यूज़ हैं। तो देखिए आयोडीन 131 जो है और आयोडीन 123 है। आप देखिए इसमें आप अगर थायराइड का फंक्शन देखना चाहते हैं, थायराइड टॉक्सोसिस को क्योर करना चाहते हैं या थायराइड कार्सिनोमा का क्योर करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा। फिर यूट्रियम 90 को देखिए, अब इसमें क्या होता है कि कॉलॉइडल सस्पेंशन जो है यूट्रियम सिलिकेट का, ठीक है, ये किस चीज़ में आपका कहाँ यूज़ हो रहा है, आर्थराइटिक कंडीशन में। आर्थराइटिक कंडीशन कहाँ होती है, आपकी जॉइंट्स में होती है। फिर फॉस्फोरस 32 का देखिए, सोडियम फॉस्फेट जो होता है ना वो आपका किस चीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहा है, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। और इसको हम इंट्रावेनस देते हैं, ये तो अलग पॉइंट है। पैलिएशन, इसमें जो वर्ड मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बोन पेन पैलिएशन, जैसे इसमें वर्ड दिखाई देना, पैलिएशन मतलब होता है रिलीफ, किसी चीज़ में आराम, ठीक है। और ज़्यादातर पैलिएशन उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जैसे जो कैंसर के सिंड्रोम्स या कैंसर से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। तो मैंने पैलिएशन का आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, हेडलाइन देख के आप, ताकि कंफ्यूज ना हो।
तो रेडियो फार्मास्यूटिकल फॉर बोन पेन पैलिएशन रिलीफ, बोन पेन रिलीफ ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पर्सन सफरिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट, लंग, प्रोस्टेट कैंसर डेवलप मेटास्टेसिस इन द बोन, एडवांस स्टेज ऑफ देयर डिजीज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको यहाँ रेडियो फार्मास्यूटिकल आपकी जो ब्रेस्ट है, लंग है, प्रोस्टेट है, उसके कैंसर है, उसके रिलीफ में यहाँ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं ऐसे। तो देखिए स्ट्रॉन्टियम है 89 और सेमेरियम है 153 और रेनियम है आपका 156 या 188, जो कि आपका इस तरीके के स्केलेटल मेटास्टेसिस से जो पेन होता है उसमें रिलीफ, ठीक है, उसके रिलीफ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि द IAEA has initiated a program for the development of clinical application of lutetium-177 based radiopharmaceutical for bone palliation। तो ये जो ल्यूटेटियम 177 है वो IAEA के तहत इसको हम बोन पेन पैलिएशन के लिए यूज़ करके देख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा रेडियो फार्मास्यूटिकल अदर चीज़ें, अदर जो चीज़ हैं आपकी अदर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके साथ कंपाइल करके देख रहे हैं। फिर उसके बाद है रेडियो फार्मास्यूटिकल फॉर प्राइमरी कैंसर ट्रीटमेंट। देखो अब इसमें दे रखा है रेडियो लेवल पेप्टाइड्स एज मॉलिक्यूलर वेक्टर आर डेवलप फॉर द टारगेटेड थेरेपी, ठीक है। जो रेडियो लेवल पेप्टाइड्स हैं उनको हम टारगेटेड थेरेपीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। टारगेटेड थेरेपी मतलब आपका स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए, ठीक है। फिर पेप्टाइड मॉलिक्यूल व्हेन लेबल्ड विद द थेरेपेटिकल रेडियो न्यूक्लियस हैव पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय रिसेप्टर एक्सप्रेसिंग ट्यूमर अप्रोच रिफर्ड टू एज पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी। अब जो रेडियो ये पेप्टाइड से मिलके जो आपके रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी आपको दी जाती है तो उसको बोलते हैं PRRT, पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी, ओके। फिर उसके बाद है आपका ये भी आपका ट्यूमर में ही यूज़ होता है वैसे। और उसके बाद है आपका एट्रियम 90 ल्यूटेरियम 177 भी आपका क्या होता है ट्यूमर कैंसर के ट्रीटमेंट में आज न्यूली हम उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। और बात कर लेते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल फॉर द रेडियो साइनोवायोरेथिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल आपके डिलीवर किए जाते हैं अफेक्टेड साइनोवियल कंपार्टमेंट में, या आप कह सकते हैं कि आपके जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनका जो फ्लूइड है उसमें। तो क्या होता है कि जो पेशेंट है जो जॉइंट पेन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, या फिर आर्थराइटिस का कंडीशन है, तो उससे आपको आराम दिलाने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। मतलब आर्थराइटिस जो होता है उसका अगर कुछ फ्लूइड में प्रॉब्लम है या जॉइंट पेन हो रहा है जिसकी वजह से, तो उसमें आपका ये चीज़ हेल्प कर देगी, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉस्फोरस 32, इट्रियम 90, सेमेरियम 153, होल्मियम 166, ठीक है, एर्बियम 169, ल्यूटेशियम 177, रेनियम 186 एंड सम ऑफ देम आर यूज फॉर जॉइंट पेन आर रजिस्टर फॉर ह्यूमन यूज़। ये अभी ये जितने भी नाम हैं आपको दिखाई दिए हैं इसमें, अभी ये जॉइंट पेन के लिए और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आपकी बोन से रिलेटेड इनको रजिस्टर किया गया है, ठीक है, ह्यूमन यूज़ के लिए। फिर उसके बाद है स्टरलाइजेशन टेक्निक, ओके। तो ये लास्ट स्लाइड है और हम देखते हैं अब स्टरलाइजेशन टेक्निक में कैसे यूज़ हो रहा है और रिसर्च एप्लीकेशन में और क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो देखिए रिसर्च एप्लीकेशन में तो अभी चल रहा है रिसर्च और भी बायोकेमिकल्स के ऊपर, लेकिन हम स्टरलाइजेशन टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। स्टरलाइजेशन टेक्निक्स में क्या होता है, आपका कुछ भी जो आपको पता है जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं, डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं या एंटीबायोटिक्स होते हैं, और उनको डिकॉन्टामिनेट करने के लिए, ठीक है, और स्टरलाइज करने के लिए जो रेडियो आइसोटोप यूज़ होते हैं उनकी बात की गई है। जैसे कि कोबाल्ट 60 आपका इसमें क्या है स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये गामा रे
इससे क्या होता है, जैसे आपकी जो सिरिंजेस हैं या कैथेटर्स हैं या जो सर्जिकल ड्रेसिंग है, उनको वापस से स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है, वापस से स्टरलाइज करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। रिसर्च एप्लीकेशन में इसमें आपका एग्जांपल दे रखा है आयोडीन 131। और आपको पता है जो रिसर्च एप्लीकेशन, इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रखा है। देखिए इसमें जो सोडियम आयोडो हिप्यूरिक है, ठीक है, उसको हम कहाँ पे इसको हम रिसर्च कर रहे हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए। देखिए आपका जो और भी आइसोटोप्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं या रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं, जिनके ऊपर ऐसी रिसर्च चल रही है और अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स के लिए ये यूज़ किए जा रहे हैं। देखिए अगर कोई भी चीज़ ह्यूमन के लिए अप्रूव हो जाती है तो वो आपकी मार्केट में आ जाती है और उसका ट्रेड नेम अलग हो जाता है, लेकिन आप ये याद रखिए अगर कोई एक एलिमेंट किसी ड्रग में यूज़ हो रहा है तो वो अलग कॉम्प्लेक्स बना के अलग ड्रग के लिए भी यूज़ हो सकता है, अलग ट्रीटमेंट के लिए या अलग डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो उस पर रिसर्च चलती रहती है। और प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है या आपको मेरी कोई भी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और पॉसिबल होगा तो मैं उसका आंसर ऑन द स्पॉट दे दूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट टू दिस चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जो भी सोर्स आता है, ट्रैफिक आता है, वो चैनल देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करता है। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।